हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 173 जो कि बात करता है संघीय मामलों में इंफॉर्मेशन को लेकर। और ऐसा ही प्रोविज़न जो है वो CRPC के सेक्शन 154 के अंतर्गत था। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि आखिर क्या न्यू चीज़ें BNSS 173 में ऐड की गई थी जो CRPC 154 में नहीं थी। तो जैसा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो संघीय अपराध के मामले से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो न्यू है वो चीज़ें ऐड हुई हैं कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहाँ अपराध किया गया है, यानी कि जहाँ पर अपराध किया गया है आप उस क्षेत्र पर विचार किए बिना कहीं भी FIR दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जिस जुरिडिक्शन के अंतर्गत क्राइम किया गया, ज़रूरी नहीं कि आप उसी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराओ, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं। यानी कि 0 FIR का प्रोविज़न जो कि CRPC 154 में केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लीडिंग केसेस के थ्रू ही इंक्लूड किया जाता था, यहाँ BNSS के अंदर डायरेक्ट इंक्लूड कर दिया। बट 0 FIR वर्ड यूज़ नहीं है। क्या चीज़ें इंक्लूड किया हैं कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहाँ अपराध किया गया है। ओरली रूप से ये पहले भी इंक्लूड था, बट न्यू क्या है, EFIR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। आप किसी अपराध के किए जाने की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना भी दे सकते हो, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम से आप FIR फाइल करा सकते हो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर, किसी भी माध्यम से आप करा सकते हो, कहीं पर भी आप हो। पुलिस थाने के भाषांतर अधिकारी को दी जाएगी। देखिए, अगर आप ओरली रूप से दे रहे हो तो निर्देशों के अधीन उसको रिकॉर्ड लेखबद्ध कर लिया जाएगा और जिसने उस सूचना को दिया उसको पढ़कर सुनाई जाएगी कि कहीं इसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो छोड़ तो नहीं दी गई हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड तो नहीं कर ली गई हैं। सबको देखते हुए जिसने ओरली दिया उसको पढ़कर सुनाई जाएगी और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। ये सेम चीज़ें हैं जो आप CRPC में पढ़ते थे। बट जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इसके माध्यम से भी आप यानी कि EFIR फाइल करा सकते हो। बट मानो आप कहीं अलग हो, आपने EFIR फाइल करा ली, तो क्या बस उतना ही काम खत्म? नहीं, आपको उसके फाइल कराने से 3 दिन के अंदर उस पुलिस स्टेशन में आकर, कि आप कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाकर क्या करा सकते हैं, उसको हस्ताक्षरित आपको कराना होगा। तो ये 3 डेज़ की जो यहाँ पर ड्यूरेशन है आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन के अंदर हस्ताक्षरित किया जाना होगा। उसके बाद वो जो चाहे ओरली आपने दी हो, चाहे रिटन दी हो, चाहे E-फाइल की हो, जिसको 3 दिनों के अंदर आपने हस्ताक्षर कर दिए हो, उस सारी FIR का सारा ऐसी पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाएगा जो रखी जाती है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो प्रेस्क्राइब रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जनरल डायरी कहलाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्योंकि अब IPC की जगह किसने ले ली है, BNS ने, यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने। तो यहाँ पर वो सारे क्राइम थे जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं, चाहे रेप हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, हरेसमेंट हो, जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पर ये सेक्शन महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो सूचना है, चाहे अपराध किया गया हो या इनका प्रयत्न किया गया हो, इनकी जो सूचना है वो किसे दी जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी भी महिला ऑफिसर के द्वारा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसका दूसरा प्रोविजो क्या कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट इन सेक्शंस के, IPC के इन सेक्शंस के विरुद्ध क्या की गई है, अपराध किया गया है, प्रयत्न किया गया है, तो वो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध किया गया है अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से वो दिव्यांग है, डिसेबल है, तो जो सूचना है वो कैसे दर्ज कराई जाएगी। तो जो पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी होता है, उसके द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट की वांछा करता है, मतलब जो व्यक्ति क्या कराना चाह रहा है, इस प्रकार का अपराध हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ हुआ वो क्या है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो पुलिस अधिकारी जो है उस व्यक्ति के जो इस प्रकार की जो रिपोर्ट है उसको करने के लिए डिज़ायर है, इच्छा कर रहा है कि मैं ये सूचना दर्ज कराऊंगा, तो या तो उसके निवास स्थान पर ही दर्ज कराई जा सकती है, ठीक है, या फिर अगर वो व्यक्ति किसी अदर ऐसे स्थान को बताए जो मतलब उसके लिए सुगम प्लेस हो, तो वहाँ पर कराई जाएगी, द्विभाषी या किसी भी विशेष शिक्षक की प्रेजेंट में रिकॉर्ड कराई जाएगी। उस पूरे इन्फॉर्मेशन के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये CRPC के अंतर्गत इंक्लूड था। सेक्शन 183 के सबसेक्शन 6 के
क्लॉज ए के अधीन, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन, सीआरपीसी का सेक्शन आप लोग पढ़ते थे 164, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन। तो यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर कितना हो गया 183। इस बहाने आपको एक सेक्शन और याद हो गया कंपैरिजन के थ्रू कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन जो है वो सीआरपीसी में कहा था 164 में और बीएनएसएस के अंदर है 183 में। तो यदि इस प्रकार के कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनमें जो मजिस्ट्रेट है वो उस व्यक्ति का स्टेटमेंट यथाशीघ्र रिकॉर्ड करेगा, किसी भी प्रकार की देरी उसके द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कि 173 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि उपधारा 1 के अधीन जो लिखित सूचना थी उसकी जो कॉपी है वो सूचना देने वाले को तत्काल दोगे और साथ ही साथ निःशुल्क दोगे। ये चीज़ें 154 सीआरपीसी और बीएनएसएस में सेम है। 173 का सबसेक्शन 3 जो कि न्यू यहाँ पर इंक्लूड किया गया है बीएनएसएस के अंदर, ये बात करता है 175। यानी 175 जो है बीएनएसएस उसमें दिया गया है कि जो संज्ञेय ऑफेंसेस होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन, तो संज्ञेय अपराधों में जो अन्वेषण है वो तो 175 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, बट यहाँ पर जो बात की गई है वो आरंभिक अन्वेषण की बात की गई है। बट यहाँ पर जो है सजा के अकॉर्डिंग बात की गई है। कैसे? अगर जिस अपराध की सूचना मिली है उसमें जो सजा है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक है, यानी कि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है जिस अपराध की सूचना मिली है, तो थाने का जो भारसाधक अधिकारी है वो किसकी परमिशन लेगा? जो उप पुलिस अधीक्षक होगा, इससे लेकर ऊपर वाली पंक्ति के ऑफिसर्स होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। उस अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए उप पुलिस अधीक्षक से परमिशन लेगा कि क्यों ना उस मामले की आरंभिक जांच की जाए। कितने दिन के अंदर? 14 दिन की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही करने के लिए क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको लेकर के आरंभिक जांच के लिए कार्यवाही यहाँ पर की जा सकेगी। अगर फिर थाने के भाषाधक अधिकारी को लग रहा है कि मामले में कोई प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो वह अन्वेषण के लिए कार्यवाही करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरंभिक जांच कौन कर रहा है? थाने का भाषाधक अधिकारी। मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए परमिशन किससे ले रहा है? उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से लेकर जो ऊपर के ऑफिसर्स होंगे, नीचे वालों से नहीं। साथ ही कितने दिन के अंदर? 14 दिन की अवधि के भीतर। तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 173 के सबसेक्शन 4 पर, जो बात करता है कि पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी यदि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपकी सूचना लिखने से इनकार कर दे, जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी सूचना लिखने से मना कर दिया, नहीं लिख रहे हम आपकी एफआईआर, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? सूचना का जो सार होगा उसको रिटन रूप में बाय पोस्ट जो उस क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक है उसको भेजेगा। और पुलिस अधीक्षक को यदि सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई इस मामले में तो संज्ञेय अपराध का किया जाना है, तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने सबॉर्डिनेट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो भी मतलब बंधित रीति इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन के जाने का निर्देश देगा। अब यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जो है वो जिस व्यक्ति को इंक्लूड कर रहा है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको वो सारी पावर होंगी जो पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को होती है। बट यहाँ बीएनएसएस 173 में फिर एक न्यू चीज़ ऐड कर दी गई है कि अगर पुलिस अधीक्षक भी नहीं सुन रहा है तो आप क्या करोगे? व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सीढ़ी कहाँ जाओगे अपराध होने पर? पुलिस थाने में, वहाँ के भाषाधक अधिकारी से रिकॉर्ड कराओगे या उन्हें ओरली दोगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करोगे, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं आपकी, मना कर दिया आपकी सूचना उन्होंने लिखने से, तो आपकी सेकंड सीढ़ी कहाँ जाएगी? पुलिस अधीक्षक के पास। बट पुलिस अधीक्षक भी नहीं सुन रहे हैं तो लास्ट सीढ़ी कब क्या बचती है? लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या बचती है कि व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। तो आई होप सीआरपीसी के सेक्शन 154 में कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो बीएनएसएस 173 में ऐड की गई हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।